आयु के मादर गुस्से में अपने बेटी से कहती हैं, आयु, अगर तुम सीरियसली इल हो तो शादी पोस्टपोन कर दो। तुम्हारी इमेज इतनी बुरी नहीं होगी। आयु टेबल के ऊपर से ग्लास अपने हाथ में उठा लेती है, फिर उसमें पंच डालती है और धीरे से सिप लेती है। उसकी मॉम साइड में रिलैक्स करके बैठी थी। आयु थोड़ा गुस्से में जवाब देती है, मैं सीख नहीं हूँ मॉम। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं तैयांग से मिली थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो गार्डन की तरफ देखने लगती है, लेकिन अंदर से अभी भी तैयांग के फैसले पर गुस्सा थी। आयु के मादर कहती हैं, तुम पतली हो गई हो, ना खाती हो न ठीक से सोती हो। मैंने सुना है कि ड्यूक के भी सेम सिम्टम्स हैं। आयु उसकी बात काट देती हैं, चाहे मैं इल होती भी तो भी शादी डिले करना गलती होता। शादी को जल्दी करना ही सही है। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस ली। आयु के माइंड में रिग्रेट था कि पिछले साल शादी पोस्टपोन करना उसका सबसे बड़ा मिस्टेक था। तैयांग ने और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी और उसने एक वीक का टाइम दिया और बोला कि तुम चाहो तो ऐसा दिखा दो जैसे तुम्हारे फैमिली ने एंगेजमेंट तोड़ने का डिसीजन लिया। उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। आयु और इरिटेट हो गई। उसने सोचा, तैयांग ने जोंगकुक और बुंगम के एंगेजमेंट तुड़वा दी, जोंगकुक की इज्जत और हार्डवर्क को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे मिस्ट्रेस बनाया, और फिर भी वो बिल्कुल काम था। और अब फिर कैजुअली कह दिया कि एक वीक में तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ने का डिसीजन एक्सेप्ट करना होगा। आयु के मादर कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ आयु। अगर तुम्हें उसकी इलनेस लग गई तो तुम्हारी हेल्थ और फ्यूचर का क्या होगा? तुम बच्चे कैसे बेयर करोगी? हाँ, अगर तुम इतनी इल हो गई तो। आयु ने अपने फादर की तरफ ड्राई ग्लेयर दिया जब वो टेंशन में इधर उधर पीस कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। उसे लगा कि उनकी वरीज छोटी है, असली प्रॉब्लम तो कुछ और है। आयु सोच रही थी कि काश वो अपने पेरेंट्स के दिमाग में देख पाती, समझ पाती कि और कौन से छोटे वरीज उनके शैलो माइंड में चल रहे हैं। उसके माइंड में एक थॉट आया, शायद वो इलनेस का नाटक कर ले, क्योंकि अगर ऐसी कोई इलनेस होती तो शायद उसके फेवर में होता। पर फिर उसने अपने पेरेंट्स से कॉन्फिडेंटली कहा, मैं फिर भी शादी करूंगी ड्यूक से ही। सच ये था कि वो ड्यूक से इतना हेट करती थी कि उसका नाम सुन के भी थक जाती थी। लेकिन उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था कि अब शादी कैंसिल करना पॉसिबल नहीं था उसके लिए। उसका प्लान था कि अगर उससे मिजरी झेलना ही है तो तैयांग को भी उस मिजरी में बांध ले वो। पर सवाल था कैसे बांध ले, शादी सिक्योर कैसे हो? हाँ, तैयांग ने क्लियर कर दिया था कि उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आयु और उसके पेरेंट्स ने एक वीक में डिसीजन ना लिया तो वो खुद ही अनाउंसमेंट कर देगा कि एंगेजमेंट टूट गई है और सबको लगेगा कि ये सब एक लोली और फन गर्ल की वजह से हुआ है। आयु ने अपना पंच सिप करते हुए गुस्से से सोचा और अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। तभी अचानक एक मेड भागते हुए रूम के अंदर आती है। आयु के पेरेंट्स ने थोड़ा वरीड होके उसे देखा। मेड ने डोर खोला और पैनिक आवाज़ लगाई, माय लॉर्ड, माय लेडीज़। वो मेड मैरी थी जो हमेशा काम रहती थी, कभी पैनिक नहीं करती थी। आयु उससे बहुत टाइम से जानती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर सफ़ेदी थी और आंखों में डर। आयु की मॉम ने पूछा, क्या हुआ मैरी? ऐसी आवाज़ क्यों कर रही हो तुम? मैरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक डिक्लेरेशन पेपर उनके सामने ला के रख दिया और रोती हुई कहती है, एक वार शुरू हो गई है, अभी एक वार चल रही है। दो देश के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे वो कॉन्फ्लिक्ट और भी नियर बाय कंट्रीज तक स्प्रेड हो गया। कॉन्फेडरेशन के लीडर जो लोबिता में रहता था, नॉर्थ के पावरफुल बार्क एम्पायर के अगेंस्ट अनाउंसमेंट कर दिया है। बार्क एम्पायर ने तुरंत रिप्लाई किया, जैसे वो पहले से ही रेडी थे। इससे कॉन्टिनेंट दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। जब बार्क के एम्पायर ने अपनी आर्मी को बुलाया, सब लोग टेंशन में आ गए।
उस दिन एक और खबर तैयांग को मिली। उसे पता चला कि मिस्टर वांग के रिलेटिव सियाना सिटी साउथर्न बॉर्डर के पास में रहते हैं। ये सुनकर तैयांग खुश हो गया और बोला कि वो खुद वहाँ जाएगा। कमांडर ने उसे सजेस्ट किया कि वो सेफ जगह है, रेयर सप्लाई यूनिट ज्वाइन कर ले। लेकिन तैयांग कहता है, नहीं, मैं फ्रंट लाइन पर ही रहूँगा। जनरल ने फाइनली हाँ कर दिया और उसे बार्क एम्पायर के 6th आर्मी का लीडर बना दिया। उनका मिशन था सियाना सिटी को कैप्चर करना। मीटिंग के बाद तैयांग कॉन्फिडेंट और खुश दिख रहा था। कोर्ट में लोग उसे देखकर बात करने लगे। कोई बोल रहा था वो बीमार था, कोई बोल रहा था सिर्फ थक गया था, लेकिन सबको लगा कि वो आप बहुत स्ट्रांग लग रहा है। आर्मी कैंप में सोल्जर भी डर के वजह से आपस में बातें कर रहे थे। धीरे धीरे सब चुप हो गए, पर हवा में एक वाइट फेयर बन गया तैयांग को देखकर। लोबिता में ये सब कुछ कैसे हो गया, उसका दिल बेचैन था। वो इधर उधर चक्कर काट रहा था, खुद से बातें कर रहा था और रिसेंट घटनाओं को लेकर परेशान था। आंखों में आंसू रोकने की कोशिश करता रहा। आंखों में आंसू रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था जॉन्गकुक, लेकिन फिर जोर जोर से वो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभाल कर जॉन्गकुक अपने आप से बातें करता है। ये जांग के इतने शांत और तैराकी के समय में कैसे हो गई? उसने घबराहट से पूछा। तैयांग, तुम्हें क्या पता है? हाँ, क्या तुम्हें कुछ पता है? उसकी लाल आंखें डर और चिंता से भरी थी। कमरे में एक भी औरत ऐसी नहीं थी जिसके आंसू रुके हों। सब रोते थे, सिर्फ तैयांग अलग था। वो बिल्कुल शांत दिख रहा था, जानते हुए भी कि उसे जल्द ही जंग में जाना होगा। जब सब परेशान थे, उसने बस हल्का सा मुस्कान दिया और कहा, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है मॉम। लड़ाई ज़्यादातर बार्क और लोबिता की सीमा पर ही सीमित रहेगी। हमारे शहर आर्विश तक पहुंचने का कोई कारण नहीं है। फिर उसने समझाया, ये जंग हमें अचानक लग गई है, लेकिन असल में दोनों तरफ कई सालों से तनाव था, इसलिए दोनों सेना तैयार थी और उन्होंने अपने सुरक्षा के उपाय पहले ही बना लिए थे। उसने शांत स्वर में आगे का कहा, हमारे व्यापार पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, आई मीन बिजनेस पर। मुझे नहीं लगता कि जंग समंदर की इस पार तक पहुंचेगी, इसलिए हमारी फैसलों और मुनाफे पर बड़ा असर नहीं होगा। हाँ, चार्ल्स बार में जो प्लानिंग थी उसे थोड़ा रुकना पड़ेगा, लेकिन जंग खत्म होते ही दोबारा शुरू हो जाएगी। जैसे ही जंग की खबर तैयांग तक पहुंची, उसने तुरंत अपने धन और संपत्ति का हिसाब देखना और बिजनेस का हिसाब देखना शुरू कर दिया था, ताकि नुकसान कम से कम हो। ऐसे मुश्किल समय में ठंडे दिमाग से काम लेना ही समझदारी थी। ये पहली बार था जब तैयांग जंग शुरू होने के बाद सबके सामने आया, जब लोगों में अफरा तफरी थी। तब भी वो शांत था। हाँ, उसका चेहरा पीला और शरीर पतला लग रहा था, लेकिन वो कमज़ोर बीमार आदमी की तरह आदमी की तस्वीर से बिल्कुल अलग दिख रहा था। इससे लोगों को लगा कि शायद अब वो ठीक हो रहा है। उसने कहा, हमारी हर कंपनी अपना अपना सिस्टम चलाती है, इसलिए मेरी नॉन हाजिरी का ज़्यादा असर नहीं होगा, और अब एक नया सिस्टम भी हमने बना लिया है। फाइनली तैयांग अपने दिमाग में ये बात सोचकर सबके तरफ देखता है, जैसे वो देखना चाहता हो कि उनकी चिंता बस यही है। फिर तैयांग के मादर तुरंत पूछती है जो उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था, हमारी कंपनी इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, लेकिन अगर तुम जंग में जा रहे हो तो क्या तुम और आयु अपनी शादी पहले नहीं कर लोगे और सब कुछ कंप्लीट कर लेते? ये सब अच्छा होता ना। ओल्ड मिसेस किम आहें भरने लगती हैं। ओल्ड डचेस कहती हैं, ऐसे मुश्किल समय में शादी करना हेक्टिक होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम की बात से एग्री करती हूँ। अगर शादी करनी है तो जंग से पहले करनी चाहिए। तैयांग सोचकर जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि किसी से जल्दी से शादी करना सही होगा। अगर मैं जंग से पहले शादी करूं और अपनी वाइफ के साथ हूं, तो भी गारंटी नहीं कि मेरा शिफ्ट जल्दी होगा और हमारी लाइन एज कंटिन्यू होगी, चाहे मैं जंग में मर जाऊं।
ये रैशनल नहीं है। और फिर मिसेस किम प्रोटेस्ट करना चाहा, लेकिन तयंग तुरंत उन्हें रोक देता है। अगर मैं मर भी जाऊं तो सिर्फ आयु मेरी विधवा रहेगी, वो मेरी बच्चे की माँ नहीं बन पाएगी। ये आयु और आयु के फैमिली के लिए अच्छा नाम नहीं होगा। तयंग अपने बातों को कामली कंटिन्यू करता है, जैसे ये सब उन्हें अफेक्ट ही नहीं करता, उसे अफेक्ट ही नहीं कर रहा था। तयंग सच में एक परफेक्ट और रेस्पॉन्सिबल ड्यूक लग रहा था। तुम दोनों मेरी रिटर्न के लिए इतना वरी मत करो। तयंग मुस्कुराते हुए अपने दादी और मॉम से कहता है, मैं अपना मिशन बनाऊंगा कि आरविश सेफली वापस आऊँ मैं, लेकिन प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। इसलिए शायद हमें अपने लिविंग रिलेटिव्स पे भी नज़र डालनी चाहिए कि कौन नेक्स्ट इन लाइन हो सकता है। ड्यूक के मदर अपने बेटे को देखकर एक शार्प सडन इमोशनल झटका या फिर दर्द महसूस कर रही थी। उसका बेटा हमेशा एक्सेप्शनल रहा था, पावर और इन्फ्लुएंस उसके पास थी, लेकिन क्या वो अपनी लाइफ से ट्रूली सेटिस्फाइड था? उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। अनएबल टू लिसन मोर, उसने तुरंत खड़ा होकर अपने बेटे के पास जाकर उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ लिया। तयंग इनडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ अपने मॉम को देखने लगता है। सच में तुम्हें जंग के लिए जाना ही पड़ेगा? ड्यूक के मदर आंखों में आंसू लेकर अपने बेटे से पूछती हैं। ओल्ड मिसेस किम भी अपने बेटे को देखा और बोली, मैं जानती हूँ कि रेपुटेशन और ऑनर कितनी इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे एंसेस्टर ने अपनी जान एम्पायर के लिए दी है, लेकिन मुझे अब पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लग रही है। मैं पहली बार तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें खोने से डर रही हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।